बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी तमाम दर्शकों का। अगर आप घर बना रहे हैं, घर बनाना शुरू कर रहे हैं या आपने घर बना लिया और गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आज आपके लिए कार्यक्रम विशेष है। क्योंकि यहाँ पर आपको आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, वो गृह निर्माण से लेकर के यानी भूमि पूजन से लेकर के और आपके गृह प्रवेश तक क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं, कब की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और आपने क्या-क्या नहीं किया और नहीं किया तो अब गृह प्रवेश में उन सबकी पूर्ति कैसे हो सकती है? इस पर खासकर हम चर्चा करेंगे। कैसे गृह प्रवेश किया जाता है? क्या उसकी पूजा विधि है? क्या-क्या करना चाहिए? तमाम सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन यह भी रहेगा कि आप पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाएं वो चाहे अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, वास्तु की हो, रत्न रुद्राक्ष से संबंधित तमाम जानकारियां आपको समय समय पर यहाँ पर मिलती रहेंगी। फटाफट चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु, अगर आप घर बना रहे हैं तो आप स्वाभाविक चीजें पहले बुनियाद को दी जाएगी, भूमि का पूजन होगा। भूमि पूजन का क्या विधान है और अगर आपने घर बना लिया, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तब भी इस कार्यक्रम को आप देखें, समझें और सुने कि आपके अभी तक क्या-क्या मिस्टेक आपने की हैं। क्या कमियाँ यहाँ तक रह चुकी हैं और अब गृह प्रवेश जब आप करने जा रहे हैं ना, तो क्या इस कमियों को पूरा किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो फिर कैसे किया जा सकता है? तो आप ये समझ लें, अगर आप निर्माण कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबसे पहले वही नियम है कि आप मुहूर्त निकालें। अच्छा, मुहूर्त हम किसी भी चीज़ के लिए क्यों निकालते हैं? थोड़ा इस बिंदु को भी स्पष्ट कर दें। क्यों निकालते हैं? जब भी हम सही समय पर किसी कार्य को करते हैं, तो उस काम को उस दिशा में बढ़ने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए, एक समय से पूर्ण होने के लिए और एक सटीक विधि से पूर्ण करने के लिए उसको एक बल मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा-सा उदाहरण आपको दूँगा, आप शायद समझ जाएँगे। हम साइकिल चलाते हैं ना, और आपने देखा होगा कि अगर ढलान की तरफ साइकिल चलती है तो हमें एक वातावरण उस तरह का मिलता है कि साइकिल बिना पैडल मारे भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। या दूसरा, आपने तब भी अनुभव किया होगा कि जब उसी दिशा में हम चल रहे हैं और उसी दिशा में हवा का वेग भी है, तो आपको जोर कम लगाना पड़ता है और अपने आप साइकिल चली चलती है। अगर ऐसा ना हो और विपरीत दिशा में हवा चल रहा हो, आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तब क्या होगा? तब आपको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। हो सकता है घटना और दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार से मुहूर्त को आप समझ सकते हैं। आपके काम को सही दिशा में ले जाना, सही तरीके से ले जाना और सही फल और सही रिजल्ट आपको देना, ये आपके मुहूर्त पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इसीलिए सही काम को सही समय पर करना और उसकी विधि को मुहूर्त कहा जाता है। समझ चुके होंगे। अब हम जब मुहूर्त इसके लिए निकालते हैं तो भूमि पूजन के लिए हमें क्या-क्या जो मापदंड हैं भूमि पूजन के मुहूर्त के, वह क्या-क्या हैं? देखिए, एक चीज और है, सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवेत। सर्वे दोषा विनिश्यन्ति मुहूर्त सिद्धिर यदा भवेत। अगर मुहूर्त की शुद्धि है, लग्न की शुद्धि है, तो हमारे तमाम दोषों का समन हो जाता है जो हम काम करने जा रहे हैं। तो अगर आप भूमि पूजन की बात करें तो मैं यहाँ पर कुछ खास चीजें आपके लिए नोट की हैं। सबसे पहला, कि अगर आप भूमि पूजन करें तो किन किन महीनों में गृह निर्माण करना चाहिए। कई लोग ज्येष्ठ के महीने, जब गंगा दशहरा पड़ता है, निर्जला एकादशी पड़ती है, उनको लगता है ये अच्छा मुहूर्त है। बिल्कुल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि गणेश चतुर्थी है, आज कर लेते हैं, संकट चतुर्थी है, आज कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं मुहूर्त बनेगा। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीजें अलग अलग तो सब विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो मुख्य मुख्य इसकी चीजें हैं उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। मास की अगर बात करते हैं मुहूर्त के लिए, भूमि पूजन के मुहूर्त के लिए, तो आपके कौन-कौन से महीने यहाँ पर अच्छे हैं? यहाँ पर शुद्धि के साथ बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, मार्ग और फाल्गुन, ये श्रेष्ठ महीनों के में यहाँ पर गिना गया है, जबकि भाद्र और कार्तिक को भी मध्यम श्रेणी में लिया गया है। जबकि श्रावण, मार्गशीर्ष, पौष, वैशाख अगर महीने चल रहे हैं, चंद्रमास हैं, तो यह भी शुभ हो सकते हैं, लेकिन कब? जब यदि सूर्य जो है द्वितीय भाव राशि पर गोचर न कर रहे हो। जैसे कि द्वितीय भाव राशि कौन-कौन से होते हैं? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, आपका 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। द्वितीय भाव राशि के अंदर अगर सूर्य इस रूप में चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, तो यह मास भी शुभ हो सकते हैं। क्लियर हो चुका है? दूसरा पॉइंट है नक्षत्र, कि किन-किन नक्षत्रों के अंदर आपको भूमि पूजन स्टार्ट करना चाहिए, नींव पूजन करना चाहिए, नींव खोदना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सभी स्थिर नक्षत्र और जो मैत्र नक्षत्र संज्ञक हैं, इन नक्षत्रों को आप ले सकते हैं
आपको ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक-एक नक्षत्र आपको बताऊँ तो शायद वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे मुख्य बिंदुओं को मुझे इस कार्यक्रम में लेना है। तो आपके लिए मैंने अलग से नक्षत्रों पर एक चर्चा की है, जिसमें मैंने सभी नक्षत्रों के बारे में बताया और उन नक्षत्रों में होने वाले काम की भी जानकारी आपको दी है। तो आप उस वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मित्र और मैत्र संज्ञक जो नक्षत्र हैं, मृदु नक्षत्र हैं, उनमें आप कर सकते हैं। दूसरा अब बात आती है कि वारों की। देखिए, क्रूर वार को अगर छोड़ दें और पाप वार को छोड़ दें तो शुभ वार जैसे कि बुध हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार हो गया, सोमवार हो गया, आप इन वारों के अंदर भूमि पूजन कर सकते हैं। विशेषकर मंगलवार को तो भूमि पूजन होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीजें हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए भूमि पूजन के दौरान। अब बात आती है कि आपका जो मुख्य चीज है कि भू रजस्वला नहीं होना चाहिए। ये कैसे देखते हैं, इसके लिए मैं विस्तार से अलग कार्यक्रम बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? मैं यहाँ पर मुख्य बिंदुओं को ले रहा हूँ कि क्या-क्या चीजें होनी चाहिए और क्या-क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको गृह प्रवेश तक की जानकारी इस कार्यक्रम में देना है। तो भू रजस्वला नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कि किस दिशा में पूजन करें, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि आपका जो है ईशान कोण में ही पूजन होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य किस राशि पर संचरण कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है और चारों कोणों पर पूजन का विधान है। ऐसा हमने एक विस्तार से पहले कार्यक्रम में आपको बताया। आप यह भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उस कार्यक्रम को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 12 राशियां हैं, 12 राशियों में सूर्य का संचरण है और वहाँ कौन-कौन सी दिशाओं में करना है। तो आज के कार्यक्रम में ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको यह क्लियर करना। लेकिन यह आप दिमाग में बिठा लें कि केवल ईशान कोण में करना है, ऐसा नहीं है। किस दिशा में करें, उसके लिए चारों दिशाओं में पूजन का विधान है। नींव में क्या रखना चाहिए सुख समृद्धि के लिए और आपके उत्तम आपका घर बने और उसमें एक उत्तम आपका कुल आगे हो करके बढ़े, उसके लिए नींव में क्या रखना चाहिए, यह सविस्तार से जानने के लिए और वास्तु चक्र को जानने के लिए जो भूमि पूजन की स्पेशल वीडियो आप उसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल में वहां पर आपको एक-एक चीजें मिल जाएंगी। तो ये तो भूमि पूजन के मुहूर्त की सामान्य जानकारी थी। दूसरा यहां पर आता है तिथि कौन सी होनी चाहिए। देखिए, रिक्ता तिथियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तिथियां, नंदा तिथि हो, भद्रा तिथि हो, जया तिथि हो, इनमें आप कर सकते हैं। नंदा और जया को विशेषकर इसमें अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। इस तिथियों में आप कर सकते हैं। क्रूर वारों को छोड़ दें और रिक्ता तिथि को छोड़ दें। उसमें भी खासकर आपका अमावस्या तिथि भी इसके साथ ले लीजिए, यानी चतुर्थी हो गया आपका, नवमी हो गया और आपका चतुर्दशी और अमावस्या हो गया। ठीक है ना? तो इसको आप छोड़ सकते हैं। पूर्णिमा को कई लोगों का डाउट रहता है तो पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है शुभ लगन की, तो आप स्त्री लगन को लें जो आपके कार्य को अच्छे तरीके से आपका काम हो सके और गोचर के चंद्रमा आपके 4, 8, 12 न पड़ रहे हो, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। गोचर का चंद्रमा कैसे देखा जाता है, वैसे तो विस्तार से मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आज के कार्यक्रम बताता हूं। बहुत छोटा सा सूत्र है, आप अपनी कुंडली बनाएं और आपकी राशि क्या है और आपकी राशि से गोचर का चंद्रमा, मान लो आज वृषभ आपकी मेन मेष राशि है, आपने मेष राशि का चार्ट तैयार कर दिया। मान लो आज कर्क राशि के चंद्रमा है तो 4 स्थान पर चंद्रमा पहुंचेंगे तो आपकी राशि से चौथे हो जाएंगे। आप समझ चुके हैं? इस प्रकार से चंद्रमा देखा जाएगा। दूसरी बात आती है कि आपने भूमि पूजन बिल्कुल विधि विधान से और सही समय पर कर दिया है। अब दूसरी बात आती है, आपका मकान स्टार्ट हो चुका है, अब चौखट रखने की बारी सबसे पहले आएगी। उसके बाद आपके चौखट के ऊपर बिंब पड़ेंगे। इसके लिए जब आप चौखट का मुहूर्त निकालते हैं, हालांकि चौखट के मुहूर्त कैसे निकलते हैं, किन किन मापदंड और मानदंडों पर उसको लिया जाता है, उसको लेकर विस्तार से मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। लेकिन फिर भी आज के कार्यक्रम में आपको बताता हूँ, क्योंकि वहां पर मैंने पूजन की जानकारी आपको दी है, उसमें क्या बांधते हैं, कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, वो सारी डिटेल मैंने वहां पर बता रखा है। लेकिन चौखट आप रख रहे हैं, चौखट के महत्व को आप समझना चाहते हैं तो उस वीडियोस को देखिए। लेकिन फिर भी आप चौखट का जो मुहूर्त है वो शुभ बार आपको देखना है, सोमवार हो, शुक्रवार हो, बृहस्पतिवार हो, इन बारों के अंदर, बुधवार के अंदर आप उसको रख सकते हैं। तिथियों में बात आती है तो वही नंदा और जया तिथि इसके लिए श्रेष्ठ मानी गई है, जबकि रिक्ता तिथि का चाहे भूमि पूजन है, चाहे आपका चौखट का है, चाहे आपका गृह प्रवेश का है, तीनों में ही रिक्ता तिथि को निषिद्ध माना गया है। जिसमें आपकी चतुर्थी है, जिसमें आपका नवमी है, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी को लोग कहते हैं, उनके प्रश्न का उत्तर है कि चतुर्थी में नहीं होगा। जो दुर्गा नवमी को कहने कहने जा रहे हैं कि अच्छा दिन माना जाता है, बहुत अच्छा है, मैं निषिद्ध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिक्ता तिथि का निषिद्ध है तो आप उसको छोड़ना पड़ेगा। चतुर्दशी को छोड़ना पड़ेगा और अमावस्या को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए रिक्ता तिथि का यहाँ पर भी निषिद्ध है।
नक्षत्र की बात करते हैं तो वैसे तो सूर्य नक्षत्र से इनकी गिनती होती है और 1 2 3 4 7 8 9 10 15 16 इस नक्षत्रों की संख्या जब उस सूर्य नक्षत्र से पड़ती है तो वहां पर इन नक्षत्रों को शुभ माना जाता है, दिन को शुभ माना जाता है। लेकिन अगर वैसे हम नक्षत्रों की बात करें तो यहाँ पर स्थिर और मैत्र नक्षत्र ही यहाँ पर भी लिए जाते हैं। लग्न की बात करें तो स्थिर लग्नों में आपको यह काम करना चाहिए, दुष्ट भाव में भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है। चंद्रमा वही 4 8 12 आपकी राशि से गोचर में नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का आपको उस दिन भी ख्याल रखना है। क्लियर हो चुका है। तीसरी बात आती है कि अब आपका द्वार कैसे, कब आपका द्वार रखा जाएगा, उसमें आपके मेन गेट का विचार किया जाता है। अंदर के दरवाजे कब लग रहे हैं वो उससे कोई मैटर नहीं करता है। कई लोग इस पर तब भी विचार कर रहे होते हैं, तो तब इसकी विचार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब द्वार की बात आती है उसमें मेन गेट आता है, उसमें लघु नक्षत्र, मैत्र नक्षत्र, वही क्रूर बारों का त्याग, वही रिक्ता तिथि का त्याग, वही सब सामान्य बातें। जो मुहूर्त आपके चौखट रखने में रखा जा रहा था उसमें भी हम विचार कर रहे थे, वही चीजें लगभग लगभग आपके द्वार का स्थापन के लिए, द्वार लगाने के लिए यानी गेट लगाने के लिए उन्हीं लगभग बिंदुओं को आप यहाँ पर स्पष्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि उन्हीं मुहूर्तों में लगभग लगभग जो सूत्र वहां पर है वो यहाँ पर भी लगेगा, तो सिंपल सी बात है। अब बात आती है गृह प्रवेश की, जो आपका मुख्य बिंदु और मुख्य चैप्टर है। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर आपकी इतनी सारी बातें में जो इतनी बातें हैं, इतना मुहूर्त का विधान था, इतनी चीजें थी, अगर उसमें आपकी कहीं कमियां रह गई हैं तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन अब बचता है, जिसको मैं आपको अंत में बताने वाला हूं। इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गृह प्रवेश की मुहूर्तों की क्या मानदंड है, क्या क्या उसमें हमें चीजें रखनी चाहिए, किस किस चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, यह ए टू जेड, ताकि आज का कार्यक्रम आपके लिए सही हो जाए, आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस कार्यक्रम को समझ सकें। अब तक आपको अगर कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दबाव कुछ नहीं है, स्वेच्छा है, आपको अच्छा लगता है तो आप बने रहें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आप हमारे साथ लगातार देख सकते हैं, चाहे वो अध्यात्म की बात हो, चाहे ज्योतिष की बात हो, चाहे वास्तु की बात हो, या तमाम किसी प्रकार के कर्मकांड पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां हो। तो अब बात कर लेते हैं गृह प्रवेश की। तो गृह प्रवेश के लिए वही जो वैसे तो मैंने 12 महीने में गृह प्रवेश हो या भूमि पूजन हो, उसके आपको डिटेल में जानकारी दी है, अलग 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 तरीके से। यहाँ पर वीडियो को बहुत विस्तार से मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि वैशाख और ज्येष्ठ का महीना गृह प्रवेश के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, वहीं माघ और फाल्गुन का महीना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसमें से 2 महीने जो बैसाख और ज्येष्ठ है वो आपका गर्मियों में पड़ रहा है, जबकि माघ और फाल्गुन आपका सर्दियों में पड़ रहा है। बहुत डिफरेंस है, वहां 2 महीने आपको सर्दियों में मिलते हैं, यहाँ 2 महीने आपको गर्मियों में मिलते हैं, तो टोटल मिलाकर के 12 में से 4 महीने बनते हैं। तो क्या हम गृह प्रवेश अगर कर रहे हैं तो हमें इन 4 महीनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? और महीने हमारे कोई काम के नहीं है? क्या हम और महीने में नहीं कर सकते हैं? यही बातें मैंने आपको अलग अलग महीनों के दायरे में बताया। अगर डिटेल में आप किस महीने में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पर। मान लो कि आपको वैशाख के में आपको चैत्र के महीने में गृह प्रवेश करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र में होता ही नहीं है। उसके बाद आपको मान लो अक्टूबर में आपको गृह प्रवेश करना है, यानी आप कार्तिक के महीने में सर्च कर रहे हैं, तो आप लिख करके सर्च कर सकते हैं कार्तिक में गृह प्रवेश, आगे अध्यात्म और ज्योतिष लिखेंगे तो आपको सीधी जो है हमारी वीडियोस आएगी और वहां पर आपको सारी जानकारियां विस्तार से मिलेंगी। खैर, अभी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 4 महीने हैं, अगर आप उन 4 महीनों में नहीं कर रहे हैं और उन 4 महीनों के अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं, तब आपको क्या करना होगा और क्या उसके समाधान है, वह आप गृह प्रवेश में कर सकते हैं, उसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर माघे अर्थ लाभ, माघ के महीने में अगर गृह प्रवेश करते हैं तो आर्थिक अच्छा लाभ होता है। फाल्गुने जो फाल्गुन में भी धन धान्य लाभ हो, वैशाख मासे धन धान्य पुत्र का लाभ, ज्येष्ठ सुमासी सुपरेश, ज्येष्ठ आदि में भी आपको पुत्र पात्र का लाभ होता है। ये सारी चीजें जो है सूक्तियां, शास्त्र सूक्त यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपको ज्येष्ठ, वैशाख और माघ फाल्गुन 4 महीने मैंने आपको बता दिए। कौन से महीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको थोड़ा समझ लीजिए। खर मास चल रहा हो उसमें बिल्कुल नहीं करना है, आपका मल मास चल रहा हो तो उसमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके तारा अस्त हैं, यानी जो गुरु अस्त और आपका शुक्रास्त होता है, उसमें भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। 4 बातें ये हो चुकी हैं। अब है इसमें नक्षत्र, क्योंकि जो मध्यम मास हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। शर्तें क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं। अभी यहाँ पर फिलहाल नक्षत्र की बात समझ लेते हैं। अगर नक्षत्र की बात आती है और आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो मैत्र नक्षत्र यानी मित्र नक्षत्र जो है और आपके स्थिर नक्षत्र जो है, यह गृह प्रवेश के लिए विशेषकर शुभ माने गए।
दूसरा यहाँ पर बात आती है बारों की, तो आपका रविवार को छोड़ दिया जाए और मंगलवार को छोड़ दिया जाए। 2 दिन को छोड़ करके बाकी दिनों में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, विशेषकर सोमवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो और शुक्रवार हो तो ये विशेष शुभ होता है। उसमें भी अगर पंचमी सोमवार का संयोग पड़ रहा हो, शुक्र सोमवार का संयोग पड़ रहा हो या गुरु सोमवार का संयोग पड़ रहा हो या गुरु और द्वादशी का संयोग पड़ रहा हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है? चलो खैर ये विस्तार की बातें हैं। तिथियों में हमें खासकर जिन तिथियों में नहीं करना है वो है रिक्ता तिथि और अमावस्या। यानी चतुर्थी को छोड़ दिया जाए, नवमी को छोड़ दिया जाए, चतुर्दशी को छोड़ दिया जाए और आपका अमावस्या को छोड़ दिया जाए, तो ये 5 तिथियां ऐसी बनती हैं जिनमें आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। लगन की हम बात करते हैं तो आपको सदैव से ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री लग्नों का प्रयोग प्रयोग करना चाहिए। आप सिंह लगन में गृह प्रवेश करें, आप वृश्चिक में करें, आप वृष लगन में करें, आप इस तरह से कुंभ लगन में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। 4 लगन है जिनमें आप गृह प्रवेश के लिए लोग शोधन कर सकते हैं। लगन शोधन कैसे करना चाहिए, हालांकि इस पर भी मैं विस्तार से पहले चर्चा कर चुका हूँ। वीडियोस बहुत लंबी ना हो उसके लिए मैं फटाफट प्रयास कर रहा हूँ, खींचातानी चल रही है ताकि समय पर आपको जानकारी पूरी हो जाए। ठीक है, क्या रह गया लगन। अब बात आती है चंद्र, क्योंकि गोचर आपकी राशि के हिसाब से देखना होगा। मान लो कि मेरी मेष राशि है और अगले की मीन राशि है, बहुत फर्क है। दोनों के लिए एक दिन नहीं हो सकता गृह प्रवेश का। वो बात अलग है कि मान लो 25 जून को गृह प्रवेश का मुहूर्त बन रहा है, तो ये सबके लिए नहीं है। मुहूर्त हो सकता है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार शुभ मुहूर्त आपके लिए कौन सा है, उसके लिए आपको इसके इस हिसाब से विचार करना चाहिए। कई बार हम नेट पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और या हम यूट्यूब पर देखते हैं, ये तारीखें हैं। भैया वो तारीखें आप सबके लिए नहीं है। आप व्यक्तिगत किसी ब्राह्मण से संपर्क करें जो इसके जानकार हैं, या आप अध्यात्म ज्योतिष पर हमें भी संपर्क कर सकते हैं, ताकि वहां पर आपको आपकी राशि के हिसाब से पूरी डिटेल में जानकारी मिले। कई बार हम सर्च करते हैं कौन से नक्षत्रों में, मैं इसीलिए यहाँ पर नक्षत्र आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में कह दिया कि मित्र और आपके स्त्री नक्षत्र। क्योंकि कई बार हम जब मुहूर्त निकाल रहे होते हैं ना, हमने कहा कि चित्रा नक्षत्र में गृह प्रवेश होता है, पता लगे जब हमने मुहूर्त निकाला उसमें चित्रा नक्षत्र हमने दिया नहीं है। तो ऐसी स्थितियां आती है, हमने कह दिया कि चित्रा में नहीं होता है, जब मुहूर्त निकाला तब चित्रा भी है। लेकिन यहाँ पर उनके समस्त मानदंडों के साथ जब आपके लिए स्पेशल मुहूर्त निकाला जा रहा हो, तब वह सारे सूत्र आपके लिए देखे जाएंगे। और जब कोई डेट बता रहा हो, चाहे हम बता रहे हो चाहे कोई भी बता रहा हो, वो एक सामान्य दृष्टिकोण से बता रहे हो। मान लो कि 1 तारीख का हमने गृह प्रवेश का मुहूर्त बता दिया, लेकिन हमने आपको दिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को जिस समय वो लग्न आपके लिए गृह प्रवेश का बन रहा था, तब उस समय वह तिथि नहीं थी। मान लो कि तृतीया था और तब चतुर्थी लग गई, तो अब रिक्ता तिथि हो गया। अब रिक्ता तिथि में कैसे गृह प्रवेश होगा? इसी प्रकार से इन सब चीजों का विचार किया जाता है और अब संशय में नहीं पड़ना है, बात को समझना है। तो आपके चतुर्थी और आपका नवमी, आपका चतुर्दशी और अमावस्या, इन 4 तिथियों में आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। स्त्री लगन में करना है, ये मैंने आपको बता दिया। केंद्र आपके चंद्रमा कहाँ होने चाहिए, चंद्रमा आपके गोचर में अगर केंद्र में हो तो बहुत अच्छे हैं, त्रिकोण में बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर 4, 8 और 12 केंद्र के लिए चौथे को आपको छोड़ देना है। केंद्र के चंद्रमा में चौथे स्थान का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। क्लियर हो चुका है? यानी चौथे, 8वें और 12वें जो चंद्रमा है वो शुभ नहीं माने जाते हैं आपकी राशि से। चंद्रमा कैसे देखा जाता है इस पर विस्तार से तो मैं चर्चा कर चुका हूं। शॉर्ट में आपको बताता हूं। मान लो आपकी मेष राशि, तो मेष राशि का चार्ट तैयार कर लीजिए और जिस दिन चंद्रमा गोचर में, मान लो मेष राशि से वृष राशि में बैठे हैं या किसी पर भी बैठे हैं, वहां पर आप उसी गिनती पर चंद्रमा को लिख दें। वहां से गिनना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, जहां पर भी चंद्रमा है वो चौथे, 8वें और 12वें नहीं होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है? विस्तार से समझने के लिए आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात आती है कि पूजा का विधान। देखिए पूजा का विधान बहुत विस्तार से तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्या क्या पूजाएं होती हैं, कैसे होती हैं, घर में सामान रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, पहला त्योहार दिवाली या होली या क्या होना चाहिए, ये सारे जितने संशय होते हैं ना, इन पर मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। वीडियोस काफी लंबी हो चुकी है, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इतनी सारी जो बातें भूमि पूजन से और यहाँ तक की थी, और आपने वो सब बातें आप उसको फॉलो नहीं कर पाए, वो नियम नहीं कर पाए, तो अब आपके पास एक ऑप्शन है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का ठीक से मुहूर्त निकालें। उसमें भी तब बहुत ज्यादा चुनौती हो जाती है कि जब 4 श्रेष्ठ महीने में से आप 5वें महीने में गृह प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि तब मास शुद्धि नहीं है। इसलिए आपको अन्य चीजों को बहुत विचार से डीपली आपको देखना चाहिए मुहूर्त। क्लियर हो गया है? तब आप गृह प्रवेश में क्या करना चाहिए, क्योंकि गृह प्रवेश में अगर वास्तु शांति और गृह शांति का आपने विधान नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में तब लोग 2 साल 4 साल बाद फिर कंसल्ट करते हैं, फिर बातें अपने बताते हैं कि हमने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, अब हमारे साथ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये बातें 2-4 साल बाद में होने से अच्छा है कि आप जब गृह प्रवेश कर रहे हो तब इन सब बातों को पहले ही विचार कर लें। क्योंकि न जाने किसकी जमीन थी, न जाने ये जमीन कैसी थी,
ना जाने ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करे जो फ्लैट में रहते हैं, क्योंकि न जाने अवैध कब्जा था, न जाने किसकी ज़मीन थी, न जाने बंजर भूमि थी, न जाने ऐसी भूमि थी जहाँ लोग पनपते ही नहीं थे। और अब आप यार फ्लैट बन गए, अब बिल्डिंगें बन चुकी हैं, अब आप इनमें रहना शुरू कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत कंपल्सरी हो जाती हैं। यहाँ पर गृह शांति और वास्तु शांति कंपल्सरी रूप में होना चाहिए और एक दिन में सिर्फ लोहे के कुंड में हवन कराकर आप गृह प्रवेश ना समझें, क्योंकि लोहे के कुंड में हवन होता ही नहीं है। जो लोग करते हैं उसमें अल्पविद्या है, उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। दूसरा, गृह प्रवेश में संपूर्ण विधि के साथ पाठ करें, किसी वैदिक आचार्यों से संपर्क करें और विधि विधान से कराएं। आपके शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपको नई व्यवस्था हो पा रही है, तो आप उसके लिए अध्यात्म ज्योतिष पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से आप सबके लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे। खासकर एनसीआर में रहते हैं तो हमेशा हमारी टीम अवेलेबल होती है, आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं और आपके लिए चाहे किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का हो, वह उसकी व्यवस्था हो या खासकर गृह प्रवेश की व्यवस्था हो, उसके लिए आपको जो है इस प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं या विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप वहां पर चाहते हैं कि विधि विधान के साथ गृह प्रवेश हो, तो उसके लिए आप संपर्क